This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अबोकाया फास्ट 52B ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस, सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। पाला बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक तरफ आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने साफ पहले कह दिया था कि अगर उन्हें हाजीपुर सीट नहीं मिलती है तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे और अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही लवली आनंद, जो कि पहले राजद से सांसद रही हैं, उन्होंने भी अपना पाला बदल लिया है। उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो बिहार में लगातार ऐसी तस्वीर नजर आ रही है। पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लीजिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ बिहार में सियासी घमासान मच गया है। एक तरफ बिहार में राजद नेता और पूर्व सांसद लवली आनंद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गई हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने एनडीए से किनारा करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ही मुद्दे को लेकर बिहार में हलचल तेज हो गई है। वैसे बता दें कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई चल रही थी। पशुपति पारस ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर हाजीपुर सीट नहीं मिली तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि एनडीए घटक दल के होने के बावजूद भी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। पशुपति पारस ने काफी प्रयास किया कि उन्हें एनडीए गठबंधन में कुछ सीटें मिल जाए। इसके लिए उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि अगर हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है और हमारे दरवाजे खुले हैं, हम कहीं भी जाने को तैयार रहेंगे। अब जब सीट के बंटवारे का ऐलान हो चुका है तो उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद पशुपति पारस इंडिया ब्लॉक के साथ जाने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। वहीं लवली आनंद की बात करें तो वो बिहार के कदावर नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी है। डीएम हत्याकांड में 15 साल सजा काटने के बाद आनंद मोहन पिछले साल ही जेल से रिहा हुए हैं। नीतीश सरकार ने जेल अधिनियम में बदलाव कर आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को रिहा किया था। माना जा रहा है कि लवली आनंद शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। शिवहर सीट से लवली आनंद के पति और बाहुबली नेता आनंद मोहन भी सांसद रहे हैं। इसके अलावा उनके बेटे चेतन आनंद भी शिवहर सीट से विधायक हैं। चेतन आनंद पहले ही बिहार में तख्ता पलट के दौरान फ्लोर टेस्ट के समय सत्ता पक्ष की तरफ से वोट दिए थे। लोकसभा और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। जदयू से झारखंड प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वही बीजेपी से हमारे साथ राकेश कुमार सिंह प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, बिहार में दो मामले जो है अभी फिलहाल सुर्खियों में है। एक तो पहला है कि लवली आनंद जो है वो जदयू का दामन थाम ली है, और दूसरा मसला यह है कि बार बार पशुपति पारस ने ऐलान किया था कि हम एनडीए से अलग हो जाएंगे अगर हाजीपुर सीट नहीं दी गई। हाजीपुर सीट तो छोड़िए, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया है। पहले हम बात कर लेंगे लवली आनंद को लेकर। लवली आनंद वो जदयू में जो है वो अपना सदस्यता ग्रहण कर ली है, पहले वो राजद में थी। हम सागर जी से पहले सवाल करेंगे। सागर जी, पहले लवली आनंद जो है वो राजद में थी और कहीं ना कहीं जब नई सरकार बन रही थी बिहार में तभी ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि लवली आनंद जदयू में शामिल हो सकती है। फिलहाल वो जदयू में शामिल हो गई हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ये ऐसा हो रहा है। देखिए, पहले तो आज इस पूरी चर्चा में आपने आमंत्रण दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो अभी विषय आपने बताया, लवली आनंद जी जो कि जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं, और आपने ये भी कहा कि उससे पहले आरजेडी में हुआ थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे भी पहले वो समता पार्टी में थी और समता पार्टी की फाउंडर मेंबर में रही हैं लवली आनंद जी और आनंद परिवार। और निश्चित रूप से जब जनता दल यूनाइटेड परिवार में आज वो शामिल हुई हैं तो हम लोग उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं
और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका जो अनुभव है, उनका जो राजनीतिक जीवन है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, इन सभी चीज़ों का लाभ जनता दल यूनाइटेड को आने वाले समय में मिलेगा। और माननीय नीतीश कुमार जी, जो कि सर्वमान्य नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन पर आस्था व्यक्त करके लवली आनंद जी और अंशुमन आनंद जी और तमाम लोगों ने आज कल जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। सभी का पुनः हम लोग जो है स्वागत करते हैं। बिल्कुल, जदयू की जो आस्था रही है, उनके साथ जो जुड़ाव रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। तो जदयू में शामिल अगर हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी आनंद मोहन को लेकर कई बार सवाल उठाई है। हम सीधा रुख करेंगे बीजेपी राकेश जी के पास में चलते हैं। राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे? आनंद मोहन को जब जेल से रिहा किया गया था तब भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे। अब जदयू में शामिल हो चुकी है उनकी पत्नी लवली आनंद, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, आनंद मोहन जी एनडीए के पुराने पार्टनर रहे। अटल जी की जब सरकार थी उस समय भी आनंद मोहन जी बहुत बढ़ चढ़कर एनडीए की मजबूती के लिए काम करते रहे। आनंद मोहन जी नीतीश कुमार जी के पुराने मित्र हैं। बिल्कुल। और आपको बताऊं कि वो 74 का आंदोलन, जब छात्र आंदोलन हुआ था, अब ये 74 में जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भी नीतीश जी और उनके साथ आनंद मोहन जी काम किए हैं। इसलिए आनंद मोहन जी कोई नए राजनीति में नहीं, आनंद मोहन जी का पुराना संबंध नीतीश जी से है। बिल्कुल, संबंध तो पुराना है, लेकिन अब जदयू जो है वो एनडीए में शामिल हो चुकी है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि जब आनंद मोहन जी को जेल से रिहा किया गया था तो सबसे पहले बीजेपी ने सवाल खड़ा किया था कि किस तरह से एक हत्यारे को जेल से रिहा किया गया, जेल का मैनुअल बदला गया। अब जब शामिल हो गए हैं तो इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दल अब जदयू बन चुके हैं और जदयू में उनकी पत्नी शामिल हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, आप देखिए, विषय को गलत इंटरप्रेट मत करिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि आनंद मोहन जी को जेल से क्यों बाहर किया। बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, सवाल उठाए थे जब जदयू जब सरकार में थी और जेल मैनुअल को जब बदला गया था तो बीजेपी ने सवाल उठाए थे। बीजेपी ने कहा था कि जेल मैनुअल को बदला गया, कहीं ना कहीं आनंद मोहन को रिहा करने के लिए बदला गया है, ये सवाल तो उठाए थे। आपको पता होना चाहिए, जब पिछले बार महाराणा प्रताप जी की जयंती जदयू मना रही थी जी, उस समय जदयू के लोगों ने मांग किया था कि मोहन जी को बाहर करना चाहिए, सजा उनकी पूरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आनंद मोहन जी की सजा पूरी होने के बाद भी जेल में रखा जाए। ये गलत, इसको भ्रम फैलाया गया। आनंद मोहन जी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ मिलकर एनडीए की मजबूती के लिए पूर्व से काम करते रहे, समता पार्टी के मजबूती के लिए भी काम करते रहे। आनंद मोहन जी बहुत पुराने साथी रहे एनडीए की मजबूती के लिए पहले से काम करते रहे। उनकी इच्छा है वो जिस दल में काम करे, लेकिन एनडीए के साथी के रूप में पूर्व से भी काम करते रहे। कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि उनको बाहर क्यों किया। जब कोई व्यक्ति सजा पूरा कर लिया है तो सजा पूरा करने के बाद स्वतः कोई भी व्यक्ति, अगर कोई वास्तव में कोई अपराधी भी अगर होगा और सजा पूरा कर लिया तो जेल से बाहर आएगा ही, अगर उसका इतिहास गड़बड़ ना हो तो सजा पूरी करने के बाद आया जाता है राकेश जी, लेकिन जेल मैनुअल में बदलाव किया गया, इस पर सवाल उठाए गए थे। और समय में जो बदलाव किया गया, सुबह 4 बजे वो जेल से रिहा किए गए, जबकि समय था सुबह 10 बजे के करीबन उन्हें जेल से रिहा होना था। खैर, इस पर तो चर्चा होते रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप भी जो है साथ दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि आनंद मोहन जी को एक बाहुबली नेता माना जाता है और उनकी पत्नी अब जदयू में शामिल हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है एनडीए को भी मिलने वाला है? देखिए, एनडीए के पुराने, हम तो पहले से कह रहे हैं कि एनडीए के पुराने साथी रहे हैं आनंद मोहन जी, लवली आनंद जी। अब तो उनके बेटे भी विधायक हैं, तो स्वतः, और देखिए बेटा ने भी एनडीए सरकार को बचाने के लिए अपनी सदस्यता की चिंता नहीं किया जी। लेकिन बिहार में जंगल राज की मजबूती नहीं हो, जंगल राज गुंडा और राज की ओर बढ़ रहा था, उसके खात्मा के लिए उनके बेटे चेतन आनंद ने एनडीए का साथ दिया। उन्होंने अपनी सदस्यता की चिंता नहीं की। आनंद मोहन जी पुराने साथी एनडीए कर रहे हैं, स्वाभाविक है। उनकी पत्नी, उनके बेटे, वो सब लोग जो राज्य में 15 वर्षों तक कुशासन था, जंगल राज था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम आनंद मोहन जी ने भी किया था, लवली आनंद ने भी किया था। तो स्वाभाविक है कुछ परिवार के लोग चाहेंगे कि बिहार में अमन शांति भाईचारा बना रहे, बिहार में लूट खसूट न चले, बिहार में जंगल राज वाली सरकार नहीं आए,
इसलिए आनंद मोहन जी और उनके परिवार अगर एनडीए में आए हैं, जदयू में आए हैं, तो उसका हम भी स्वागत करते हैं। तो उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, आनंद मोहन जी के ऊपर जो आरोप लगे थे, वो क्या अब बीजेपी की जब सदस्य है, यानी कि एनडीए घटक दल में वो शामिल हो चुके हैं, तो अब वो पूरी तरह से पाक साफ हो गए? देखिए, आनंद मोहन जी पर जो आरोप लगे थे या उनको कोर्ट में ये जेल में रहे, फिर ये सब जितना मामला है सब कोर्ट का मामला है जी। कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जी। सरकार को अधिकार है, अगर कोई भी आदमी जेल में बंद है और उसका कैरेक्टर अगर जेल मैनुअल के अनुसार ठीक है तो उसको कभी भी छुट्टी की जा सकती है। लेकिन आपको बता दें, आनंद मोहन जी लगभग अपनी सजा को काट चुके थे। अगर सजा काट चुके हैं तो कोई आनंद मोहन कोई पुराना हत्यारा और पुराना डकैत या पुराने बदमाश नहीं रहे। आनंद मोहन जी 74 के आंदोलन में शामिल हुए, वो छात्र नेता, लेकिन डीएम के हत्या के आरोप में जेल गए, वो सब धुल गया। बाहुबली करके करता है तो इससे अलग उनको उनकी छवि को बट्टा लगता है, उनकी छवि। चलिए जवाब ले लेते हैं सागर जी से। सागर जी, क्या कुछ कहना है? हमेशा इस बात का जिक्र होता रहा है कि बिहार में जातिगत आधार पर राजनीति होती है, और जिस तरह से लवली आनंद शामिल हुई है, स्वर्णों में एक दबदबा रहा है आनंद मोहन जी का, बाहुबली नेता कहे जाते हैं, और शिवहर जो है उनकी सीट रही है, तो लाभ जो है वो जदयू को मिलने वाला है, और इस पर आपका क्या कुछ नजरिया है? नहीं, देखिए, लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा जी। आनंद परिवार जो है उन पुराना राजनीतिक परिवार है और प्रभावशाली परिवार है। तो क्या कह सकते हैं कि जदयू जो है वो कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति के वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए, ऐसा जब लवली आनंद जी खुद आना चाहे तो उन्हें एक्सेप्ट किया गया, उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई? नहीं, देखिए, बिहार में कई जातियां हैं जी, और हर जाति के नेता हर राजनीतिक दल के साथ है, वर्तमान के समय में जुड़ के काम कर रहे हैं जी। तो कोई भी आदमी अगर ज्वाइन करेगा, किसी समाज से होगा, तो निश्चित रूप से उस समाज के लोगों में एक संदेश जाता है कि हमारे समाज का व्यक्ति फलाने दल के साथ जुड़ के काम कर रहा है, फलाने दल में हमारे समाज के लोगों का सम्मान कई अधिक है। जैसे कि आपने देखा होगा, लवली आनंद जी ने भी इस बात को कहा कि आरजेडी में उनको उचित मान सम्मान, उनको और उनके समुदाय के लोगों को उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा था, जिससे कि वह बहुत असहज महसूस कर रही थी और काफ़ी दुखी थी। और उसी दिन उन्होंने यह सोच लिया था कि अब आगे जो है नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है, नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांत को मजबूत करना है। इसी को मन में लक्ष्य करते हुए उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने का काम किया। हम लोगों ने भी उनका स्वागत किया है, और मैंने पूर्व में भी कहा कि पुराने राजनीतिक परिवार हैं, प्रभावशाली परिवार हैं, अगर वो आते हैं और अगर वो स्वर्ण समाज से हैं तो इसमें क्या परेशानी हो सकती है? स्वर्ण समाज में अगर जदयू और ज्यादा मजबूत होती है तो ये तो बेहद खुशी की बात है। जी, मजबूत तो होगी ही, लेकिन मेरा जो सवाल था कि कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति पर फिलहाल जदयू फोकस कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष है और सभी तबके के लोग नीतीश कुमार जी के मतदाता हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रेमी हैं सभी कोई, और सभी कोई नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हैं। सागर जी, जब तक एनडीए के घटक दल में जदयू शामिल नहीं हुई थी, कई सारे ऐसे आरोप लगाए हैं बीजेपी पर कि बीजेपी विकास नहीं कर रही है। साथ ही जब राजद के साथ में जदयू का गठबंधन था, कई सारी नौकरियां दी गई, उस समय जदयू ने वाहवाही बटोरी कि हमने बिहार में कई लाख नौकरियां दी हैं जो कि बीजेपी सरकार में नहीं दी गई। लेकिन अब जब अलग हो गई है, राजद से अलग हो चुकी है जदयू, एनडीए के गठबंधन में शामिल हो गई है, अब जो पिछली सरकार के कामकाज थे उसको किस नजरिए से जदयू पेश करेगी? देखिए, जब मोहब्बत टूटती है किसी की तो लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं जी, और उन आरोप प्रत्यारोप का मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई बुनियाद होता है जी। आरजेडी और जेडीयू की सरकार जब साथ में चली तो बहुत काम हुए, बिहार की सरकार ने बहुत काम किए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार अभी चल रही है, पहले भी चल रही थी, तब भी बिहार का बहुत विकास का काम किया गया। ये राजनीति में ऐसी बातें होती रहती हैं, लोग एक दूसरे को कोसने का काम करते हैं। मैंने कहा ना कि जब मोहब्बत टूट जाती है तो लोग एक दूसरे को कोसने का काम करते हैं। इन बातों का कोई बुनियाद नहीं होता है। जब अगर कोई सत्ता से बाहर होता है तो निश्चित रूप से दुखी होता है, और दुखी होता है तो तरह तरह की बातें लोग करते हैं, और इन सब चीजों पर बहुत गौर करने का मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। राकेश जी, एक और मुद्दा बिहार में काफी चर्चा का विषय है। पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल से, क्या कुछ कहना है? कहां गलती रह गई पशुपति पारस की? पशुपति पारस जी
एनडीए के मजबूत घटक हैं जी, एनडीए के मजबूत पिलर हैं जी, केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पर थे, वो कैबिनेट मंत्री थे और आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन पशुपति पारस जी ने पहले ही कहा कि हम बिहार की 40 की 40 सीट जिताने में मदद करेंगे, जी। 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में डालेंगे, 400 पार एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने पहले कहा है, हमको कोई शंका शुबा नहीं है, पशुपति पारस जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही रहेंगे। पशुपति पारस जी एनडीए की मजबूती के लिए काम करेंगे। पशुपति पारस जी एनडीए से विदा नहीं हो। एनडीए फिर एक भी सीट क्यों नहीं दी गई राकेश जी? अगर इतना ही भरोसा था तो एक सीट तो दे देते, एक भी सीट नहीं दी गई, जबकि उन्हीं के पार्टी के 5 सांसद रहे हैं, फिर उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। क्यों, क्या वजह रही है? हाजीपुर सीट में उन्हीं का दबदबा रहा, हाजीपुर सीट से वो सांसद भी रहे, फिर भी उन्हें हाजीपुर सीट नहीं दी गई। देखिए, हो सकता है एनडीए में उनकी भूमिका अलग तय हो रही होगी, एनडीए कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। बिल्कुल बड़ा निर्णय ले रहा था, राज्यपाल का पद उन्हें सौंपने की तैयारी थी, लॉलीपॉप दिया जा रहा था। देखिए, पशुपति पारस जी आज तक कैबिनेट के सहयोगी रहे जी। पशुपति पारस जी को आखिर कैसे कोई छोड़ सकता है जी? उनकी भूमिका बड़ी होने वाली है, उनको आप नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन वो साथ छोड़ेंगे। पशुपति पारस जी ने साफ पहले ही कहा था कि हाजीपुर सीट की लड़ाई है, नहीं मिलेगी तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे और इसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन हम तो आग्रह करेंगे, आग्रह भी नहीं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एनडीए की मजबूती के लिए काम करेंगे। आपको पता होनी चाहिए जी, चिराग पासवान चाहे जितना दौड़ते रहे, कहते रहे, लेकिन आखिर मंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ने पारस जी को ही बनाया था जी। तो पारस जी को उन दिनों उतना सम्मान देने का काम किया। तो आज अगर चिराग की बारी है तो चिराग पासवान को भी इनको एक चाचा के नाते, जब चाचा है तो सहयोग करनी चाहिए और एनडीए की मजबूती के लिए काम करनी चाहिए। ये चिराग पासवान कैसे सहयोग करेंगे राकेश जी? कैसे सहयोग करने की आप बात कह रहे हैं? जी जी, चिराग पासवान से आपने कहा कि सहयोग करना चाहिए, किस तरह से सहयोग करेंगे? देखिए, पारस जी को चिराग पासवान को अगर 5 सीट दिया गया जी, तो पारस जी को उनको आशीर्वाद देना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए जी। और ये पारस चिराग को ही नहीं, ये पूरे एनडीए को सहयोग करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि वो एनडीए के महत्वपूर्ण पार्टनर हैं। वो कैबिनेट के सहयोगी आज तक थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को 400 पार कराना है, नरेंद्र मोदी को 40 सीट बिहार से देनी है, तो इस पर उनको काम करनी चाहिए। वो एनडीए के वरिष्ठ साथी हैं, कैबिनेट के सहयोगी हैं, तो वर्षों से एनडीए में साथ में रहे। जी, आपने बहुत कुछ बताया पशुपति पारस के बारे में, तारीफ की हमारे चैनल के माध्यम से, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि वजह क्या रही एक भी सीट नहीं देने की। देखिए, आपको राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। उनको एनडीए में भूमिका निभानी है, आगे उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो इनको थोड़ा सा धैर्य रखते हुए एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सबको सहयोग करते हुए 40 की 40 सीट जितवाने में उनकी भूमिका होनी चाहिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि उनका सहयोग बहुत जरूरी है, एनडीए के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। इसलिए पारस जी को कहीं जाने की इधर देखने की जरूरत नहीं है। एनडीए ने तो सम्मान दिया है, अरे पहले तो कोई आज तक मंत्री नहीं बनाया केंद्र में, एनडीए के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको कैबिनेट में जगह देने का काम किया, तो बड़ा सम्मान दिया है, आगे भी बड़ा सम्मान मिलेगा। इसलिए उनको एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं सबको मदद करनी चाहिए। चलिए, हम जवाब ले लेते हैं सागर जी से। सागर जी, क्या कुछ कहना है? एनडीए के घटक दल में आप भी शामिल हो चुके हैं, जदयू भी शामिल हो चुकी है, पशुपति पारस अब एनडीए से अलग हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा विधिवत उन्होंने घोषणा नहीं किया है कि मैं एनडीए से अलग हो रहा हूं।
उन्होंने अभी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा जरूर दिया है जी। और जो अभी बातें उठ रही थी कि एक भी सीट उन्हें क्यों नहीं दी गई और चाचा और भतीजे की जो बात आ रही है, तो जहाँ तक मेरा पॉलिटिकल नॉलेज है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और समस्त एनडीए परिवार यह चाहता है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, जो बाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट में बढ़ गई, कहीं ना कहीं लक्ष्य एक है कि रामविलास जी की जो पार्टी थी वह एक रहे, चाचा और भतीजा दोनों एक रहे। और ठीक कहा राकेश जी ने कि जब चिराग पासवान जी लगातार जो है दौड़ते रहे और नाराज भी रहे, लेकिन भी पशुपति पारस जी को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई, तो जब आज मौका आया है तो उनको भी बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है पारस जी को, और पार्टी को एक करके, चाचा भतीजा को एक करके, और जो मजबूती थी एनडीए की, जितने सांसद पूर्व में हम लोग जीते थे उतने ही सांसद फिर जीत जाएं, इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसा कि राकेश जी ने कहा, मैं भी उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आगे जा करके एनडीए में उनकी भूमिका जरूर बड़ी होती, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे बात नहीं की होगी, लेकिन अब किसी चीज़ को प्रतिष्ठा का विषय बना लेना कि हाजीपुर में अगर हमको नहीं दिया जाएगा तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन सागर जी एक सीट की तो हकदार थी आरएलजेपी, एक सीट तो कम से कम देनी चाहिए थी। आरएलजेपी 5 सीट की हकदार है, जो आरएलजेपी को मिल गया जी। रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, उसी को जोड़ने के लिए जो ओरिजिनल रामविलास जी की जो पार्टी थी, जो ओरिजिनल रामविलास पासवान जी के मतदाता थे, जो ओरिजिनल मतदाता जिस पार्टी के साथ थे, उस पार्टी को एनडीए ने सीट देने का काम किया है। और पशुपति पारस जी को भी जो सम्मान देना होगा वो सम्मान निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के जरूर देंगे। आपने कहा कि जो रामविलास पार्टी के हकदार हैं उन्हें ही सीट दिया गया, कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर मान लेते हैं, जैसा कि राकेश जी ने कहा कि हाँ पिछली बार जो है चिराग पासवान जी दौड़ते रह गए, लेकिन पशुपति पारस को जो है तवज्जो दिया गया, उन्हें सीट दिया गया, तो इस बार जो है पशुपति पारस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो क्या मान सकते हैं कि अगले बार जब फिर चुनाव होगा तो कुछ इसी तरह से तस्वीर सामने आएगी, फिर जो है चिराग पासवान दौड़ते रहेंगे और पशुपति पारस को तवज्जो दिया जाएगा? क्या कुछ ऐसे ही चलते रहेगा राकेश जी? देखिए, हमने पहले भी कहा कि पशुपति पारस जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जब चिराग जी उस समय कह रहे थे कि एक मंत्री हमको बनना चाहिए, तो उस समय नरेंद्र मोदी ने उनकी बात को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि भाई अपने चाचा को बनने दो, तो चाचा को बनाया गया। आज चाचा की बारी है, चाचा को भतीजे को आशीर्वाद देनी चाहिए, एनडीए को मजबूती के लिए काम करनी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। एनडीए में उनकी राकेश जी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता तो पॉलिटिक्स में है नहीं कि कोई जो है आशीर्वाद देंगे और आपका साथ देंगे। यहां पर पॉलिटिक्स है, सब जो है एक दूसरे से सिर्फ राजनीतिक की मंशा से जुड़े हुए हैं। अगर उन्हें सीट नहीं मिली, अगर उनके पार्टी का विस्तार नहीं हुआ, तो फिर वो क्यों जुड़े रहेंगे? सीट नहीं मिली, आगे सीट मिल सकती है, आगे कोई बड़ी भूमिका हो सकती है। ये सब राज्यपाल का सीट दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पारस जी को अलग नहीं करना है, पारस जी को साथ रखना है। पारस जी के सम्मान को, उनके कद को, उनके उम्र को देखते हुए उनको उस उचित सम्मान देने की बात चल रही है, लेकिन पारस जी को धैर्य पूर्वक रहना चाहिए एनडीए में और एनडीए की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा भी था कि हम एनडीए की मजबूती के लिए काम करें। हम करें, चिराग लाख कोशिश कर रहे थे उस समय, लेकिन चिराग जी को तो मंत्री नहीं बनाया गया, उस समय पारस जी को सम्मान देने का काम किया गया। तो आज अगर बच्चे को सम्मान देने का काम अगर एनडीए के लोगों ने किया है, तो चाचा को तो आशीर्वाद देनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपसे सवाल का जवाब लेंगे, पहले सागर जी के पास में चलते हैं। सागर जी, अगर यहां से पशुपति पारस एनडीए से अलग होते हैं और अगर राजद के साथ जाते हैं या इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, तो कितना नुकसान होने की संभावना है एनडीए गठबंधन में? देखिए, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सका है जी, और जब कोई जाने का, आपको छोड़ के जाने का जब कोई मन बना लेता है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपके कोई भी प्रयास उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव या असर डाल सकते हैं जी। तो अगर वो जाना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से जाएंगे ही, उसमें कोई भी बात करे तो मुझे नहीं लगता है कि वो रुकेंगे। लेकिन जहाँ तक नुकसान की बात है, तो मुझे लगता है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी की ओर और नीतीश कुमार जी की ओर देख रही है। बिहार की 40 सीटें एनडीए को मिलेगी और
मुझे लगता है कि 400 नहीं 450 पार करेगी एनडीए अलायंस पूरे देश में। जी चलिए हम सुन लेते हैं कि आखिर पशुपति पारस ने जो इस्तीफा दिया है उस पर बिहार में सियासी माहौल कैसा है और नेताओं ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनते हैं। नहीं देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है, लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं, और जब उन्हीं के भतीजे का जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा, और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है। और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका भविष्य सुरक्षित है और सबका भविष्य सुंदर और बेहतर है। ये माहौल में जो व्यक्ति अपने लीक से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को, और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे, एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। चलिए, पॉजिटिव असर होगा इंडिया में, पॉजिटिव होगा अगर आएंगे। पॉजिटिव असर हो रहा है। क्या तैयारी है सर 40 सीट क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में, मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। एनडीए में सीटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने घटक दलों से संवाद स्थापित किया, और वैसे दौर में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लंबे अरसे तक केंद्रीय मंत्री के रूप में माननीय पशुपति पारस जी ने अपनी सेवा दी, अब उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। यह उनकी पार्टी का फैसला है, उनका फैसला है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया, तो हम समझते हैं कि उस सम्मान का राजनीतिक कर्ज के रूप में निश्चित रूप पारस जी को उस कर्ज की अदायगी करना चाहिए, जिसकी अपेक्षा बिहार की जनता भी करती है। सागर जी, आपने बाइट तो सुन ही लिया होगा। प्रवक्ता है जदयू के नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है पशुपति पारस को, वो लौटाने का वक्त है, अदायगी का वक्त है, इसलिए सिर्फ साथ देना चाहिए। क्या कुछ कहना है? नहीं, मैंने तो बाइट सुनने के पूर्व में भी मैंने यही बात कही कि अब बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है, और भतीजे हैं चिराग जी उनके, तो अपने भतीजे को प्यार और स्नेह देना उनका नैतिक कर्तव्य भी बनता है, और मुझे लगता है कि उनको देना चाहिए, और इससे ज़्यादा हम लोग इस पर क्या कह सकते हैं। बाकी तो चलिए राकेश जी से ले लेते हैं सवाल का जवाब। राकेश जी, आपने जिस तरह से कहा है कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, फिलहाल इस डिबेट में कुछ निष्कर्ष तो निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन बार बार यही बात कही जा रही है कि पशुपति पारस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो पासवान परिवार में लड़ाई है, उस लड़ाई को बीजेपी खत्म करने की कोशिश कर रही है? बीजेपी चाहती है कि आपस में समझौता हो जाए? देखिए, आपको तो एक बात स्पष्ट हो गया कि हमारी पार्टी के नेता, एनडीए घटक दल के नेता और जो हम लोग प्रवक्ता लोग, हम सबकी बात सुन रही है। आपको सब एक ही बात बता रहे हैं कि पारस जी को आशीर्वाद देने चाहिए, पारस जी को बड़ा दिल दिखाने चाहिए। पारस जी एनडीए के महत्वपूर्ण है, घटक दल के महत्वपूर्ण नेता है। अगर उन्होंने कोई निर्णय ले लिया है, उसके बाद भी हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि आप एनडीए की मजबूती के लिए, देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, बिहार के विकास के लिए अगर कुछ त्याग करना हो तो त्याग भी करें, लेकिन एनडीए में ही रहें, क्योंकि एनडीए का विकास, रामविलास जी लगातार एनडीए में बने रहे और एनडीए की मजबूती के लिए काम करते रहे। और आप रामविलास जी के परिवार, आप भाई हैं, वो बेटे हैं, आप दोनों को मिलकर एनडीए की मजबूती के लिए काम करने चाहिए। एनडीए की मजबूती के लिए परसों तक रामविलास जी काम करते रहे, इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे, लोग चाचा और भतीजे दोनों से आग्रह करेंगे कि आप दोनों आपस में मिलकर एनडीए की मजबूती के लिए काम करिए। नरेंद्र मोदी की झोली में 40 की 40 देने का काम करें,
नरेंद्र मोदी को फिर से 400 पार सरकार बनाने में आप दोनों की सहयोग की आवश्यकता है। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सागर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे कि बिहार में सियासी हलचल जो है वो काफी तेज हो चली है। एक तरफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, तो दूसरी तरफ लवली आनंद जदयू में शामिल हो गई है। पशुपति पारस के इस्तीफे के बाद जो है सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस वो एनडीए से अलग हो जाएंगे और अब वो राजद में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी बार बार कह रही है कि पशुपति पारस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चिराग पासवान ने पिछली बार जिस तरह से बार बार बीजेपी से अनुरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सीट नहीं दी गई, पशुपति पारस को तवज्जो दी गई। इस बार चिराग पासवान की बारी है, उन्हें जो है सीट दी गई है और पशुपति पारस को सिर्फ आशीर्वाद देना चाहिए। बीजेपी एक लॉलीपॉप पकड़ा रही है, लेकिन इसका असर कितना होगा आरएलजेपी में, ये देखने वाली बात होगी। वही लवली आनंद की अगर हम बात कर ले तो लवली आनंद जदयू में तो शामिल हो गई है। जदयू बार बार कह रही है कि हमसे पुराना नाता है और अब बीजेपी भी उनके ताल में ताल मिला रही है। अब इसका फायदा कितना लोकसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।